कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आपके लिए फिर वही सेशन है हाई कोर्ट वालों के लिए, और जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो भी इसे देख सकते हैं। बुराई उनके लिए भी कुछ नहीं है। रखते हैं जरा पहला क्वेश्चन। किलम सी, बेटा इसका किलम सी का हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसका लगाइए। किलम सी का आपको एंटोनियम लगाना। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, मैं यहां इसका सिनोनिम भी पूछ सकता था, आप एंटोनियम लगाओ। किलम सी होता बेढंगा, बेढंगा, मूर्ख, या ऐसा व्यक्ति जो ऊट पटांग बातें करता हो, किलमसी वो है। देखो ये जेलस, जो जेलस होती है ये तो ईर्ष्या है, किसी से घृणा है। आप ईर्ष्या या घृणा की बात करते हो। फियर्स का मतलब है उग्र, जो ज्यादा भयंकर हो, उग्र हो, वो फियर्स होता है। ये कोई मतलब नहीं है। और मैं बात करूं, ये अरवस नहीं है, नर्वस है। नर्वस का मतलब है जो व्यक्ति एकदम गंभीर भयभीत हो जाता है, उसे मैं नर्वस बोल देता हूं। और अगर मैं ग्रेसफुल की बात करूं तो ये भव्य होता, सुंदर होता, शानदार होता। एक चीज तो बहुत ज्यादा बेढंगी सी है, एक शानदार है। तो एंटोनियम अगर किलमसी का बनेगा तो बेटा ग्रेसफुल बन जाएगा। ये होता भव्य, सुंदर या शानदार, ठीक है ना। तो यहां पर आपने किलमसी का एंटोनियम लगाया, ग्रेसफुल बढ़िया। जेलस ईर्ष्या है, फियर्स उग्र भयंकर होता है, और नर्वस तो ये भयभीत है, गंभीर है, किसी चीज को देखकर डर जाना। और ग्रेसफुल शानदार है, सी लगा लो। ये क्वेश्चन अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ था 2023 में, तब का पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। जरा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। वही हाई कोर्ट वालों के लिए सब मिक्सचर चल रहा है। जरा देखते हैं इसका आंसर कौन लगाएगा। इफ यू नीड एनी हेल्प, आज थोड़ा सा बेटा तेज चलूंगा, मात्र 20 मिनट में सेशन खत्म करना है। अगर आपको जरूरत है किसी भी प्रकार की मदद की, टुमारो कल, लेट हिम। और लेट एक ऐसी मेन वर्ब है, इसके बाद अगर अगली मेन वर्ब आनी है तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बेयर इन्फिनेटिव आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। नोज नहीं होना था, बल्कि लेट मी नो हो जाएगा। जिसने पहला लगाया बढ़िया। लेट ऐसी मेन वर्ब है, दुनिया में कोई सी भी मेन वर्ब हो उसके बाद आता तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप जानते हो जब दो मेन वर्ब का रिपीटेशन हो तो अगली मेन वर्ब टू से जुड़ती है। लेकिन लेट एक ऐसी मेन वर्ब है कि अगली मेन वर्ब बेयर इन्फिनेटिव लेती है, ना तो टू से जुड़ेगी ना डज से, खाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला लगाया, दूसरे का तो बढ़िया, लेट मी नो हो जाएगा। तीसरे पर आओ जरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भी सुन लेते हैं। हेलिना लव्स टू डिग, खोदना उसे पसंद है। एंड प्लेड इन द डर्ट, और गंदगी में खेलना पसंद है। खेलना, कूदना, खोदना गंदगी में पसंद है। लाइक एनी अदर चाइल्ड, किसी दूसरे बच्चे की तरह। एनी के साथ अदर आ सकता है, क्योंकि जाति अगर समान है, बच्चे और बच्चे की तुलना की जा सकती है। थोड़ा तेज सेशन है, थोड़ा सा आगे जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि समय वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अब मुझे बताओ, जब हेलिना लफ्ज करती है, डिग का मतलब है खोदना, कोई भी खड्डा हो, गड्ढा हो, तो अगला काम भी तो प्रेजेंट में ही होना है। प्लेड क्यों कर दिया, प्ले हो जाना चाहिए था। प्ले इन द डर्ट, और गंदगी में खेलना पसंद। जिसने लगाया डी, बढ़िया लगाया। इसके अलावा कोई आंसर मुझे तो दिख नहीं रहा है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी थी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी लगाओ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है बेटा, डेली आप सत्र से जुड़े हो रहो, वीडियो आपको मिल ही रही है। हाँ ऐसा हो जाता है रोजाना नहीं मिलती, लेकिन दूसरे तीसरे दिन बेटा मैं वीडियो डलवा देता हूँ, जिससे कि आप भी आराम से वीडियो का एंजॉय उठा सको। ही पुश द बसेज, पहली बात तो कभी ही आ गया तो इसके साथ डू नहीं आ सकता, गलती तो यहां पूरी हो गई भाई साहब। असाइड एंड बेंट, और वो चला गया। डिड मतलब कि पास्ट, लिटिल फार्दर का मतलब है थोड़ा सा आगे। जब आगे चला हो गया तो उसने पुश नहीं पुश्ड करा होगा। पुश द बसेज, झाड़ी में हाथ लगा देना, झाड़ी में हाथ मार देना। और झाड़ी वगैरह में या झाड़ी झंकार वगैरह में हाथ मार देने के बाद वो आगे निकल गया, फार्दर दूर चला गया। फिलहाल मेरा मानना है कि ये पुश्ड द बसेज डी के अलावा आंसर नहीं है, क्योंकि पास्ट में है तो ये वाली घटना भी बेटा कायम होगी आपकी पास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का डी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जरा,
क्वेश्चन नंबर 5 तो बड़ा प्यारा है। आई यूज्ड ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज, मैं बहुत यूज करता हूं अनेक अनेक संसाधन या जो भी स्रोत हैं उनकी वैरायटी, टू फाइंड द मोर चीप फ्लाइट, और सबसे ज्यादा जो सस्ती फ्लाइट होती है मैं उसको ज्यादा ट्राई करता हूं, क्योंकि पैसा मुझे ज्यादा खर्च नहीं करना दुनिया में, या सबसे सस्ती जो फ्लाइट होगी मैं उसको करूंगा। ये कह रहा है ना कि मैं यूज करता हूं अलग अलग सोर्स ढूंढने के, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्रकार ढूंढने के कि सबसे ज्यादा सस्ती फ्लाइट कौन सी है, और जब सुपरलेटिव डिग्री आनी है तो दा लग चुका है, और दुनिया में सबसे अलग किसी को दिखाना तो सुपरलेटिव डिग्री, ना तो चीपर ना चीप, चीपेस्ट अगर लगाए ऑप्शन में से, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का आना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलो, समय नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। हिज क्लेम टू बी द स्मार्टली, उसका जो क्लेम था स्मार्टली होने का, ये तो वैसे ही वैसे सही हो सकता है स्मार्टली, चलो ठीक मान लिया। किड इन द स्कूल वाज ए बिट हाइपरबोल, हाइपरबोल है अतिशयोक्ति, उसका दावा था कि क्लास में जितना भी जो भी बच्चे हैं उनसे ज्यादा स्मार्ट होने का दावा था, हालांकि उसने अतिशयोक्ति की इस चीज की। अब सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा तो दा लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट होती है, अगर लगाया है बी में तो बढ़िया है, इसके अलावा मेरा मानना आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो उसका दावा सबसे ज्यादा तेज होने का था, स्मार्टली नहीं होगा, या तो स्मार्टर होना चाहिए था, लेकिन वहां देन होता कंपैरेटिव तो बढ़िया है। 3 डिग्री होती हैं, स्मार्ट पॉजिटिव, स्मार्टर कंपैरेटिव और स्मार्टेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, और दुनिया में कोई सी भी सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले किसका लगना जरूरी है, दा का। क्वेश्चन नंबर 6 का बी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जरा। 25 क्वेश्चन है भाई, हाई कोर्ट वालों के लिए सेशन है, लगे रहो हाई कोर्ट वालों, एग्जाम पता नहीं कब हो जाएगा। सी हैज नो डिजायर ऑफ होती पहली बात, तो डिजायर फॉर नहीं होता, इसका मतलब रिप्लेसमेंट जरूर करना पड़ेगा, इसे रिप्लेस जरूर करना पड़ेगा भाई। देखो विश फॉर नहीं, विश टू कर सकते हैं, केयर ऑफ होती है, डिस्गस्ट विद लाइफ होता है, लेकिन डेस्पाइज फॉर मनी का मतलब है पूरी फिक्स होती है, डेस्पाइस फॉर मनी का मतलब है पैसे से घृणा करना। अगर किसी व्यक्ति को पैसे से घृणा है, पैसे से घृणा करना, और अगर किसी व्यक्ति को पैसे से घृणा है या पैसे से कोई घृणा कर रहा है तो बेटा उसके लिए फिक्स आता है डेस्पाइस फॉर मनी का मतलब है पैसे से घृणा करना। डेस्पाइस फॉर मनी है पैसे से घृणा करना, जिसने लगाया ऑप्शन नंबर ए बढ़िया है। सी हैज नो डेस्पाइस फॉर, क्योंकि डिजायर ऑफ, डिजायरस ऑफ ये नहीं, इसका रिप्लेसमेंट देना था। सी हैज नो डेस्पाइस फॉर आता डिजायर ऑफ, विश टू या विश ऑफ, केयर ऑफ या केयर अबाउट, डिस्गस्ट विद हो जाता है, लेकिन डेस्पाइस फॉर लेता है, इसलिए आंसर आएगा सी हैज नो डेस्पाइस फॉर मनी, उसे पैसे से या पैसे के प्रति कोई भी घृणा नहीं है, वो पैसे के प्रति कोई भी घृणा नहीं करता, मतलब कुछ मिलाकर जो भी दे दोगे सबको वो अपने पास रख लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द यंग बन ऑफ द लायन, जो शेर है, एक शेर है, उसका जो यंग बन है, जो उसका बच्चा है शेर का, उसे क्या कहता हूं। आप जानते हो कि काफ होता बछड़ा गाय का, तो गाय का बछड़ा होता है। मैं चिकन की बात करूं, चिक या चिकन मुर्गा या मुर्गी का होता है, मुर्गा हो या मुर्गी का बच्चा। कोल्ट की बात करूं तो ये हॉर्स का होता है, घोड़े का बच्चा कोल्ट है, लेकिन कब का होता है, कब होता है शेर, और शेर का होता है सावक, और सावक बोलते हैं शेर का बच्चा, जिसने लगाया कब, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा आंसर नहीं है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था, पूछ लेता है, इन्हें भी आप याद करते रहो, क्योंकि इंग्लिश तो चीज ऐसी है कि वो कोई ना कोई चीज आपको दे ही देगा, ठीक है ना। कभी भी किसी भी जानवर की आवाज, जानवर के बच्चे का नाम, जानवर को पालने की जगह, जानवर के जैसा, कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल आ गया ये 8 का डी हो गया। 9 पर चलते हैं जरा। 9 भी बड़ा प्यारा है क्वेश्चन। मोहन ब्लैंक द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स, ये नाम है सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स, जिंदगी की जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी आपकी कार्य कुशलताएं हैं, उन्हें सीखने के लिए एक केंद्र है।
फ्रॉम मुस्तफा। अब ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्तफा नाम के व्यक्ति से मोहन ने जो सेंट्रल फॉर लाइफ स्किल है उसका चार्ज क्या कर लिया। अब जब हम किसी को अपने नियंत्रण में लेते हैं या किसी का चार्ज अपने नियंत्रण में करते हैं तो टेक ओवर और टुक ओवर आ जाता है। किसी चार्ज को अपने नियंत्रण में ले लेना, किसी चार्ज को अपने अधिकार में ले लेना। और आप अगर किसी चार्ज को अपने अधिकार में लेना और आपने अगर किसी चार्ज को अपने अधिकार में ले लिया तो टेक ओवर कर लिया। कहते हैं ना मैंने उस बिजनेस पर टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर का मतलब ये होता। मोहन टुक ओवर द चार्ज, मोहन ने टुक ओवर का मतलब अपने नियंत्रण में ले लिया उस चीज को। क्या चीज है? ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल। जो सेंटर फॉर लाइफ स्किल का चार्ज है अपने नियंत्रण में ले लिया। किससे? मुस्तफा नाम के व्यक्ति से। फिलहाल टुक ओवर। टेक ऑफ उड़ान भरने के लिए आता, जूते चप्पल उतारना हो, उड़ान भरना हो तो टुक ऑफ लगाते हैं। फिलहाल अगर आंसर की बात करूं तो टुक ओवर के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अग्रसर होते हैं। जल्दी से फटाफट रिवीजन है, बिल्कुल समय खर्च नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं द सरमोन ऑफ द प्रिस्ट, सरमोन होता उपदेश, प्रिस्ट होता पुजारी। जो पुजारी का उपदेश था वाज वेरी शॉर्ट, बहुत ज्यादा शॉर्ट था एंड बहुत ज्यादा स्पष्ट होते हैं। कौन साइज का मतलब होता संक्षिप्त व स्पष्ट। स्पष्ट व संक्षिप्त अगर चीज है कहने का मतलब वो शॉर्ट भी है। और बेटा इतनी क्लीन है, इतनी क्लीन है, इतनी क्लीन है कि आप ना एक बार पढ़ो तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूं ये कॉन्साइज का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा संक्षिप्त और स्पष्ट हो। कॉन्वियंस तो ये वही है अगर मैं अनदेखी करूं, नजरअंदाजी करूं किसी चीज की। कॉन्सिस्टेड होता से निर्मित। अगर कोई चीज किसी चीज से निर्मित है तो ये आप कह सकते हो वो कंसिस्ट है। कंसिस्ट जैसे माई हाउस कंसिस्टेड, माई हाउस कंसिस्ट और मैंने कह दिया माई हाउस कंसिस्ट 5 रूम्स। मेरा घर 5 कमरों से मिलकर बना है। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ आंसर कॉन्साइज हो जाएगा क्योंकि जो उपदेश था पुजारी का शॉर्ट भी था और शॉर्ट के साथ साथ वो कंसाइज भी था। कंसाइज का मतलब है कोई चीज स्पष्ट और जो आपकी क्या नाम है संक्षिप्त होती है उसे कॉन्साइज बोलते हैं। 10 का क्वेश्चन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा आसान है। तिब्बत एक पड़ोसी देश है हमारा। इज अवर ब्लैंक कंट्री, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतन्स। उसके जो लोग हैं तिब्बत के लोग तिब्बतन्स कहलाते हैं। अब मैंने कहा कि तिब्बत जो है हमारा पड़ोसी देश है, सब जानते हो। नेपाल हुआ, तिब्बत हुआ, भूटान हुआ। इस कंट्री नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे चाहिए एडजेक्टिव। और आप जानते हो अगर कोई व्यक्ति या कोई देश आपके पड़ोस में तो वह नीबरिंग कंट्री कहलाते हैं। अगर जिसने करा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है पड़ोसी देश। ये आपका पड़ोसी हो जाएगा, लिख लो। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बहुत पास होना, बहुत पास होना या बहुत करीब होना। किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत पास या बहुत करीब होना ना तो नीवर होता ना नीवर्स होगा। पड़ोसी का नीबरहुड तो पड़ोसीपन या भाईचारा जैसे ब्रदरहुड, लेकिन नीबरिंग कंट्री होगा पड़ोसी देश। तो साफ साफ ये है कि तिब्बत जो है हमारा नीबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतन्स, इसके लोग जो है तिब्बतन्स कहलाते हैं। तो मैंने स्पष्ट दे दिया है कि नीबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बहुत पास होना, बेटा ये नीबरिंग कहलाता। फिलहाल 11 का बी हो गया। 12 पर आइए। आज 25 आज क्रॉस टेस्ट नहीं है इसमें, तो जल्दी से सेशन को खत्म कर दूंगा मैं। द प्रिंसेस फॉर्मली हेल्ड, द प्रिंस ने दृढ़ता से, हेल्ड का मतलब है काबू कर लिया, जकड़ लिया। फॉर्मली होता दृढ़ता से, कोई चीज जब आप पक्के से पकड़ते हो। और हेल्ड का मतलब है जकड़ना और काबू कर लेना। द ब्लैंक इन हर हैंड्स, अब अपने हाथ में उसने दृढ़ता से क्या जकड़ लिया। तो रेन तो बारिश है, रेन होता साम्राज्य है, किसी का शासन है, साम्राज्य है। मुगल, अकबर रेन, बाबर रेन, जहांगीर रेन। और रेन तो भागना है तो ना भागने को पकड़ सकती,
ना प्रिंसेस बारिश को पकड़ सकती ना साम्राज्य को, लेकिन एक ऐसा होता कि एक लगाम होती है, जैसे किसी घोड़ा हो, कोई जानवर हो, जब उसे हमें अपने नियंत्रण या बस में करना होता तो उसके लिए REIN एक शब्द आता है, ये होता किसी जानवर या किसी घोड़े वगैरह को लगाम पकड़कर अपने काबू में कर लेना, रेन आ जाएगा। द प्रिंसेस फर्मली हेल्ड द रेन इन हर हैंड्स, प्रिंसेस ने दृढ़ता से अपने हाथों में वो लगाम पकड़ ली। फिलहाल लगा लो 12 का डी के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलो बेटा। 13 ये क्या है भाई? 13 अच्छा ये वॉइस है, एक वॉइस डलवा दिया था मैंने, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं, आप लगा लो, इतने में लिख रहा हूं, आंसर लगा दो। वॉइस, वॉइस का मतलब है एक्टिव पैसिव वॉइस है बेटा ये। द लेटर वाज रिटन बाय द ऑथर, सिंपल सी बात है, वी थर्ड फॉर्म है, बाज दे रखा है, बाज कभी रहा होगा डिड में, मतलब कि राइट की सेकंड फॉर्म रोट आएगी, देख लो। द ऑथर रोट द लेटर एंड मेल्ड इट टू द पब्लिशर, लगाया है 13 का भी। खत्म कर दिया करो एकदम, बिल्कुल चीजें पकड़ो और आगे बढ़ो, समस्या आना जरूरी है ही नहीं बिल्कुल। और मैं कहूं ये भी वॉइस है शायद, ये 2 वॉइस रखवा दिए थे, 1 नंबर का तो बेटा पक्का आना हाई कोर्ट में, आना है तो आपका नंबर कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आई वॉज नेवर सपोर्टेड बाई माई फैमिली, मुझे मेरी फैमिली के द्वारा कभी सपोर्ट नहीं किया गया था। बेटा वही बात है, बाज के साथ थर्ड फॉर्म मतलब वी थर्ड फॉर्म, कभी रहा होगा डिड, और सपोर्ट में डिड लगाओगे सपोर्टेड। माई फैमिली नेवर सपोर्टेड मी, माई फैमिली नेवर सपोर्टेड मी, माई फैमिली नेवर सपोर्टेड मी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं अग्रसर। अब यहां पर ये वन वर्ड रखवा दिया, मैं वोकेब पर भी इसलिए ध्यान देता हूं कि आपकी वोकेब थोड़ी सी भी गलत ना हो, क्योंकि 5 नंबर का ये वहां पर आपका रोल निभाएगी, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल खेलेगी वहां पर। ए पर्सन हु डजंट ड्रिंक एल्कोहल, एक व्यक्ति जो मादक नशे से परहेज करेगा, जितना भी मादक नशा है अगर व्यक्ति इनसे बच रहा है, परहेज कर रहा है, तो ये टीटो टेलर होता, कई बार बताता हूं, टीटो टेलर होता है, मदपान या मादक नशे से परहेज करने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं छुएगा भाई साहब। वेजिटेरियन व्यक्ति के लिए आता शाकाहारी। एक पर्सन, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस नहीं खाता वो शाकाहारी है, वेजिटेरियन। और ए पर्सन हु ईट्स मीट, एक व्यक्ति जो मांस खाता है वो नॉन वेजिटेरियन हो जाता है, वो नॉन वेजिटेरियन बन जाता है, इसे बोलते हैं मांसाहारी। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम बनते हैं। सेलिब्रेट तो ब्रह्मचर्य कुवारा है, अगर किसी ने ब्रह्मचर्य कुवारे का पालन कर रखा है, अकेले रहने की कला सीख रखी है, सेलिब्रेट या सेलिब्रेटी, सेलिबेसी से बनता ब्रह्मचर्यपन, और सेलिब्रेट वो कुवारा या अकेला होता है। अबस्टेन ये परहेज करना होता, किसी चीज से फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, अबस्टेन फ्रॉम, ये होता परहेज करना, आपको किसी चीज से परहेज करना है, बचना है, अबस्टेन है। फिलहाल आंसर अगर टीटो टेलर लगाया था तो बेटा सही था, 15 का सी हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के मादक नशे का प्रयोग नहीं करता, टीटो टेलर लगाओ, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलो जरा। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा प्यारा है, नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, अगर ना तो किसी के बारे में जानकारी दी गई है और ना ही अवेयर ऑफ का मतलब है जागरूक किया गया है किसी भी चीज के बारे में, ना तो आपको किसी चीज की जानकारी दी गई या ना ही जागरूक किया गया, तो आप सिंपल सी बात है उस चीज को भूल ही जाओगे, ओब्लिवियस होता भुलक्कड़पन। ना तो आप किसी चीज की जानकारी रखते हो और ना ही आप उसके बारे में जागरूक हो, तो जागरूकता और जानकारी ना रखना भुलक्कड़पन है, ओब्लिवियस है। अब्सेंट अनुपस्थित होता है, अनएजुकेटेड अशिक्षित होता है, एक व्यक्ति जिसे नॉलेज ना हो, और इनकॉन्शियंट होता अविवेकी। अविवेकी का मतलब है जिसके अंदर ज्ञान ना हो, जिसके अंदर कोई किसी भी चीज को समझने या सोचने की कोई क्षमता ना हो, तो वो इनकॉन्शियंट हो जाता अविवेकी। फिलहाल आंसर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, ओब्लिवियस होता भुलक्कड़पन। आगे आइए क्वेश्चन 17। क्वेश्चन इतने प्यारे हैं ना बेटा, सबके सब आए हुए हैं एग्जाम में, मैंने नहीं बनाए, क्वेश्चन एग्जाम वालों ने बनाए हैं। ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, मनुष्य
बहुत तेज गति से जो गैसेस हैं आपके वातावरण, एटमॉस्फेयर है वातावरण, इस वातावरण में इन गैसों को चेंज करता रहा है अगर समय दिया होता सिंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस एंशिएंट टाइम्स, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना लेता। लेकिन कभी हो सकता है क्या हैज या हैव हो और तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, आपको वर्ब की थर्ड या फोर्थ फॉर्म लेनी पड़ती है, सॉरी थर्ड फॉर्म लोगे हैज या हैव के बाद, क्योंकि फोर्थ फॉर्म होती है डज और फिफ्थ फॉर्म हो जाती है आईएनजी। किसी भी वर्ब की मेनली 4-5 फॉर्म होती हैं, मेनली तो ये 3 है, फिर चौथी बन जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डज लगाकर, और 5वीं बन जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। जैसे मैं चेंज की बात करूं, चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज्ड और चेंज्ड सेकंड और थर्ड हो गई, देखते रहना, आप हर चीज को रटोगे नहीं, सिर्फ समझोगे। अब मैंने कहा फोर्थ फॉर्म चेंजेस हो जाएगी, और मैंने कहा मुझे बेटा फिफ्थ फॉर्म चाहिए, तो आप चेंज में आईएनजी लगा दो, CHANGING। किसी भी वर्ब की मूलतः अगर मैं कहूं तो 3, और लेकिन अगर वास्तविकता की बात करूं तो 5 फॉर्म हो सकती है, ठीक है, किसी भी मेन वर्ब की। तो फिलहाल यहां पर हैज या हैव के बाद चेंजिंग नहीं, चेंज रह जाएगा कि बदल चुका है। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर है कि मनुष्य ने जो बैलेंस है वातावरण में गैसों का, उसको बहुत तेजी से बदल दिया है। फिलहाल 17 का बी लगाइए। पूरा कंटेंट आपके पास भरपूर जा रहा है, आप इसका पूरा लुफ्त उठाओ और पूरी मेहनत करो। लार्जेस्ट फार्मर्स कभी हो नहीं सकता, यही एरर है, तो आगे क्यों बढ़े। सुपरलेटिव डिग्री दुनिया में कभी भी आएगी, उससे पहले दाका लगना जरूरी है। द लार्जेस्ट फार्मर्स, जो बड़े बड़े किसान हैं, यूजुअली सामान्य तौर पर हैव मोर मनी, उनके पास ज्यादा पैसा होता है, सोशल पावर एंड लोकल इन्फ्लुएंस, उनके पास ज्यादा सामाजिक पावर भी है, और जो उनका लोकल का मतलब है जो क्षेत्रीय प्रभाव होता है उनका ज्यादा होता है। फिलहाल मेरा मानना है कि लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आपको दा लगाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 का ए होता है। 19 की बात करते हैं। आज बहुत रैपिड स्पीड रहेगी और मैं कोशिश करूंगा स्पीड को अब ऐसे ही बढ़ाऊं, क्योंकि आप सब प्रैक्टिस वाले हो। मैं भी जानता हूं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको चीजों को मैं सिर्फ गलती है तो सिखा सकता हूं, वरना तो चीजें आप जानते हो, कुछ गलती हो सकती है वो आप मुझसे सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, आई वांट ऑल द कल्प्रिट्स, जितने भी दोषी थे मैं चाहता हूं टू बी पनिश्ड, उन्हें दंडित किया जाए। अब कोई मेन वर्ब कैसी होती है, इनका आंसर एडजेक्टिव देता है या एडवर्ब, इमीडिएट नहीं, इमीडिएटली होना चाहिए था, ये तो एडजेक्टिव है। कोई मेन वर्ब कैसे होती है, उसका आंसर जो देगा वो इमीडिएट नहीं, इमीडिएटली देने का। आपने यहाँ पर एडवर्ब करना था इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर देख लो किसमें दे रखा है, डी इज करेक्ट। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जितने भी दोषी हूं चाहता हूं, जितने भी दोषी हैं, आई वांट ऑल कल्प्रिट्स, जितने भी दोषी हैं या जिन्होंने भी दोष किया है उन सभी को, आई वांट ऑल द कल्प्रिट्स, मैं चाहता हूं सभी के सभी दोषी, अब वो पनिश नहीं करेंगे, इन्हें पनिश किया जाएगा इमीडिएट नहीं, इमीडिएटली, क्योंकि एडवर्ब बताती है किसी मेन वर्ब की विशेषता। 19 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 तो आसान ही है। ये कह रहे हैं यू कैन फाइंड दीज बुक्स, आप इन किताबों को पा सकते हो। अब कोई गहरा या अत्यधिक कॉर्नर है जो कि अंदर घुसा हुआ है। एक कोना होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है ज्यादा अंदर हो कोई कोना, एक्सट्रीम का मतलब है अत्यधिक, ज्यादा, गहन। तो कोई सेफ है अलमारी, उसका जो अंदर का ज्यादा घुसा हुआ, मान लिया कोई तहखाना टाइप का है, उसके अंदर किताब रखी हुई है। अब किताब कोई गति थोड़ी ना कर रही है ऊट पटांग या छलांग मारती हुई, कोई चीज स्थिर अवस्था में रखी हुई है, और मुझे द डायरेक्शन ऑफ बुक दिखाने के लिए, द डायरेक्शन ऑफ बुक, मुझे किताब की डायरेक्शन दिखानी है, तो यहां पर आप प्रीपोजिशन इन की बात करोगे, क्योंकि किताब कोई कूद फांद थोड़ी ना कर रही है, किताब स्थिर अवस्था में रखी हुई है, आपको इनटू को काटकर इन कर देना है। यू कैन फाइंड दिस बुक्स, आप इन किताबों को पा सकते हो इन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द सेफ, इस सेफ का जो अंदर घुसा हुआ कोना उसमें पा सकते हो। फिलहाल आप 20 का ए लगाओ। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं, इसमें क्या है भैया।
अच्छा, पढ़ते हैं आगे। मदर्स कैन पास द HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है, और एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV वायरस है और जो एड्स होती है वो बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। चलो ठीक है। मदर्स कैन पास द HIV वायरस, मदर गुजार सकती हैं या भेज सकती हैं HIV वायरस को टू देयर न्यू बोर्न्स ड्यूरिंग डिलीवरी, जो उनके बच्चे पैदा होते हैं या जो नवजात बच्चा है डिलीवरी के दौरान, एज वेल एज, इस बात को WHO ने कहा है, एज वेल का मतलब है भली भांति, और इस बात को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है कि जो माता हैं वो HIV वायरस को अपने नए या नवजात बच्चों में भेज सकती हैं या उनमें वो नवजात बच्चों में जा सकता है। HIV वायरस का नाम है, हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किसी भी नाम से पहले ऐसे नहीं करते। उस HIV की बात नहीं चल रही, दुनिया के हर HIV वायरस की बात चल रही है, जिसने लगाया भी बढ़िया है, क्योंकि जब भी कभी किसी का नाम हो तो किसी के नाम से पहले हम बिना बात के डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज नहीं कर सकते। मदर्स कैन पास HIV वायरस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का बी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन हॉट वाटर, ये तो बड़ा आसान है, गर्म पानी डाल के देख लो एक बार अपने ऊपर, खोलता हुआ, ऐसा नहीं जो वो गुनगुना होता, वो तो आपका गुनगुना ऐसा पानी है कि मिला के नहा लेते हो, उस पानी में भी नहीं नहाओगे जो रोड वाला, ऐसे ही पलट लो, पता चल जाएगा कि कितना मजा आता है गर्म पानी में नहाने में। ठंडे में एक बार को नहा सकते हो, लेकिन गर्म पानी अगर खोलता हुआ नहा नहीं सकते। अगर आप इन हॉट वाटर में डाल दिया ना तो आपको मैंने परेशानी में डाल दिया, इन ट्रेवल या इन डिफिकल्टी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करो जरा। 23 बड़ा आसान है, ये भी ईडियम है, इसमें है टर्न ए ब्लाइंड आई, या आप कह सकते हो ए ब्लाइंड आई। देख लो, ब्लाइंड आई का मतलब है अंधी आंख कर लेना, ये भी ईडियम है। कुछ मत पढ़ो, मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप तो जो मैंने बताया उसके बात का जवाब दो। ए ब्लाइंड आई का मतलब है अंधी आंखें कर देना, मतलब कि किसी चीज को नोटिस करने का दिखावा कर देना कि आपने वो देखी ही नहीं है। प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, किसी उसी चीज का दिखावा करना या उस चीज के बारे में दिखावा करना कि वो आपने देखी नहीं है। प्रिटेंड नॉट टू नोटिस लगा लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, 24 बड़ा आसान है, और 24 क्या कह रहा है भाई, ये तो नरेशन है, कोमा इन्वर्टेड कोमा से पकड़ लिया करो। नरेशन की बात चल रही है, जरा नरेशन को देख लेते हैं। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा है तो नरेशन है। मैंने आपसे कहा यहां पर सेंटेंस में, राधा सेड व्हाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पेटिशन टू मी। सिंपल सी बात है कि डिडंट है और सेड बाहर है, तो क्वेश्चन पूछा गया है तो एनक्वायर्ड भी हो सकता, आस्क्ड भी हो सकता। चेक कर लो, एनक्वायर्ड एनक्वायर्ड एनक्वायर्ड। चलो भाई ठीक है, आप जानते हो वाई का वाई रहेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड खुद कंजक्शन बनकर आ जाता। चलो भाई ये भी ठीक है, यहां भी हम कोई बात नहीं कर रहे। मैं आपसे कहूं कि जब ये ही है तो ही होता थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कांट बी चेंज, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, थर्ड पर्सन भी चेंज नहीं होगा, ही का ही रहेगा। लेकिन सब अच्छी तरीके से जानते हैं डिड ना हेड में चेंज होता, और अगर मैं कहूं कि हेड अगर बाज होता है तो वो हेड बीन में होता, लेकिन ये डिड जो चेंज होता है वो हेड में चेंज होता है, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरा मानना है कि हेड जो दे रखा है या तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है या ऑप्शन नंबर सी में है। कहने का मतलब है कि ये दोनों खत्म हो गए। अब मैं बात करूं कि कंजक्शन जब स्टार्ट होती है तो कंजक्शन जब जुड़ती है बीच में तो उसके बाद क्लोज शुरू होता, और क्लोज शुरू होने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सब्जेक्ट का आना जरूरी होता। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आप करोगे व्हाई ही हैड नॉट फॉरवर्डेड इट, क्योंकि आप जानते हो फॉरवर्ड में आपको फिर यहां पर थर्ड फॉर्म लगानी, फॉरवर्डेड इट हिज पेटिशन टू हर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फॉरवर्डेड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जानते हो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा
ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि कंजक्शन के बाद आपने तुरंत हेल्पिंग वर्ब दे दी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो राधा सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पेटिशन टू मी। अब आप जानते हो, सिंपल सी बात अभी बताया था कि पूछने के लिए इंक्वायर्ड है, कंजक्शन वाई आ गया, हेड डिड चेंज होता हेड में, ही का ही रहेगा और फॉरवर्ड की थर्ड फॉर्म फॉरवर्डेड हो जाएगी, जिसने लगाया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात कर लेते हैं, 25 क्या कहता है भाई जरा, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, जरा लगाओ। उन्होंने बताया कि वी हैड ओपन द लॉक, उन्होंने बताया कोई बात बताई, सिंपल सी बात है, टोल्ड का टोल्ड रहेगा, सेड का कोई मतलब नहीं, आप तो बिना फालतू यहाँ इसे उठा रहे हो भाई। टोल्ड तो टोल्ड ही है क्योंकि लिसनर आया हुआ है, तो सेड टू ही टोल्ड में होता, और सेज का कोई मतलब नहीं है। सेड टू तो आपने ऐसे कैसे रहने दिया, जब आप इन्वर्टेड कोमास खोलते हो तो सेड टू चेंज होता है ना। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, अब कंजक्शन दैट आनी है। आप जानते हो हेड और थर्ड फॉर्म रहते हैं, नो चेंज रहते हैं, क्योंकि मैं हेड से ज्यादा पुराना टेंस किसी को मानूंगा नहीं। सबसे पुराना अगर टेंस है दुनिया में तो वो हेड रहता, सबसे पुराना समय है हेड। अगर मैं आपसे यहां कहूं कि यहां पर वी जो चेंज होगा, आप जानते हो वी होता फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आई और बी चेंज होते हैं स्पीकर के अनुसार। बेटा स्पीकर है दे, वी का आप कर दोगे दे, चेक कर लो वी का दे कहां करा है, वी का दे कहां करा है, दे टोल्ड मी, यहां पर वी का वी रहने दिया इसलिए खत्म हो गया। लेकिन आप जानते हो वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, और स्पीकर जब दे है तो दे ही तो आएगा, और आप जानते हो हेड का हेड रहेगा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपन द लॉक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिलहाल ये सत्र आपको बढ़िया लगेगा, जल्दी से रिपीटेशन कराया था, रिवीजन कराया था, सारी चीजों को बार बार लाता रहूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, नमस्कार, धन्यवाद।